बेटे चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट नाम बेटे हमारा आ गया चार्ल्स लॉ, बल्कि चार्ल्स लॉ। ठीक है बेटे, फ्रेंच था, 1787 की बात है, फ्रांसीसी है। और बेटे लॉ को उसने ज़रा एक्सपेरिमेंट किए होंगे, फिर ढूंढा, फिर उसको प्रेजेंट कर क्या बताया इसने बेटे, इसने क्या बताया, ये लॉ क्या बताता है बेटे, गिव्स दिस लॉ, ये जो लॉ है गिव्स अ रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप देता है बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर के दरमियान और किसके दरमियान, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस के दरमियान, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस के दरमियान एक रिलेशनशिप बताता है। पहली बात हमने कर ली कि ये क्या करता है, ये रिलेशनशिप बताता है किस किस के दरमियान, हमने कहा वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं बेटे, इट कैन बी स्टेटेड एज, इसको इस तरह से बयान किया जा सकता है, इसको इस तरह से इसकी डेफिनेशन की जा सकती है, इसको बताया जा सकता है। वो क्या है जी, बताना क्या है हमने, देखते हैं बेटे, एट कांस्टेंट प्रेशर, बॉयज लॉ में हम कह रहे थे कांस्टेंट टेम्परेचर, आज हम कह रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, दी हुई गिवन मास ऑफ गैस, the volume of given mass of gas is directly proportional to, ये directly proportional होती है to absolute temperature, directly proportional to absolute temperature, directly proportional to absolute temperature, ये absolute temperature के directly proportional होती है। absolute temperature कौन सा होता है, केल्विन वाला। जरा गौर करो बेटे, कांस्टेंट कौन है, हमने कहा प्रेशर, दूसरी चीज कांस्टेंट कौन है, हमने कहा दूसरी चीज है गिवन मास। फिर क्या होगा, कहते हैं फिर V का वॉल्यूम का ताल्लुक और टेम्परेचर का ताल्लुक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, एक चीज ज्यादा हो जाए दूसरी चीज ज्यादा हो जाती है, एक चीज कम हो जाए दूसरी चीज भी कम हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। देखते हैं बेटे, आगे चलते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है, उसकी तरतीब हमारे पास कैसे है, गौर करिएगा। मैथमेटिकली मैथ के लिहाज से अगर बेटे हमने इसे लिखना हो तो कैसे, शॉर्टकट तरीका होता है हमेशा मैथमेटिकली, V is directly proportional to T, लेकिन कौन कौन कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट P एंड और बेटे एंड कांस्टेंट बेटे प्रेशर भी और फोर्स भी, कांस्टेंट प्रेशर और बेटे फोर्स, V is directly proportional to T। अब इससे आगे बढ़ते हैं बेटे, अगर हमने प्रपोर्शन खत्म करना है तो फिर इक्वल लगाना पड़ेगा, इक्वल लगाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और T से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है बेटे। T ये हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। लेकिन बेटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन सा लगाया जाता है, वो लगाया जाता है K, जवाब आ गया KT। अगर मैं रीअरेंज करूँ तो V इधर आ जाएगा, T नीचे आ जाएगा, V/T is equal to K। ये एक और बेटे डेफिनेशन हमारे पास बन गई, इसकी बेटे बॉयज चार्ल्स लॉ की एक और डेफिनेशन हमारे पास बन गई। कौन से वाली, ये एक्सप्रेशन जो हमने बन गया, ये वाला बेटे इसका नाम चलो मैं बात रख देता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन 1 है ये क्या कर रहा है बेटे, द एक्सप्रेशन 1, जो एक्सप्रेशन 1 है gives another definition, expression 1 gives another definition, ये हमें एक और डेफिनेशन देता है, किसकी बेटे डेफिनेशन देता है, ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की एक और डेफिनेशन हमें देता है, और वो क्या डेफिनेशन है जो और देता है, ये कहता है जी अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रख लिया गिवन मास ऑफ गैस के लिए, V और T की रेशो एक ही रहे, निस्बत, V को T में डिवाइड करो तो रेशो निकलेगी, निस्बत निकलेगी, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। देख रहा हूँ बेटा,
at constant pressure। तो ये पहली शर्त कंडीशन पूरी हो गई, एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे हो गया द क्या बेटे, द रेशो ऑफ V and D, V और D की for given mass of gas के लिए is always constant, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, always constant, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। सिंपली अगर सादा तरीके से हम सोचें तो हम क्या कहेंगे, V1 ओवर T1 का जवाब V2 ओवर T2 के बराबर होगा। कब जो बेटे, जब हम टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, जब हम टेम्परेचर किस में लेंगे बेटे, केल्विन। तो ये एक और एक्सप्रेशन बन गया। अब मुझे बताओ V1 कौन होगा, पहला वॉल्यूम, T1 कौन होगा, फर्स्ट टेम्परेचर, V2 कौन होगा, फाइनल वॉल्यूम, आखिरी वॉल्यूम, और T2 कौन होगा, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है बेटे। द चार्ल्स लॉ बेटे जो होता है, चार्ल्स लॉ इज वैलिड, ये वैलिड होता है। चार्ल्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर इज टेकन, जब टेम्परेचर ले लिया जाए, व्हेन टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन, जब टेम्परेचर केल्विन में ले लिया जाए तो वह वैलिड रहता है, बट नॉट, लेकिन नहीं रहता है व्हेन टेम्परेचर इज टेकन इन डिग्री सेल्सियस। अगर आपने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले लिया फिर ये वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने बेटे ये टेम्परेचर केल्विन में ले लिया, सेल्सियस में 273 जो ऐड करते थे, फिर कैसा रहेगा, फिर ये वैलिड रहेगा। देखते हैं बेटे, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, फिर याद दिला दो मुझे बेटे कि किस में टेम्परेचर आपको लेना है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो करने लगे हैं, आपका सेल्सियस में टेम्परेचर लेना है या आपने केल्विन में टेम्परेचर लेना है। हमने कहा केल्विन में लेना है, अगर एग्जामिनर सेल्सियस में दे देगा हम फिर भी केल्विन बना रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ले रहे हैं। मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, फिर उसके बाद कुछ सेंटेंस लिख लेंगे और आपको वो चीज़ों की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये बेटे मेरे पास 2 डायग्राम्स हैं, लेकिन असल में ये एक ही है। हुआ क्या है बेटे, इस जगह पे पिस्टन मौजूद है और उसके ऊपर मैंने एक खास प्रेशर भी रखा हुआ और इसके अंदर गैस भी है। अब मैंने क्या किया है, इसको प्रेशर गर्म कर दिया, हीट कर दिया है, हीट भी कर दिया, मेरे पिस्टन भाग के ऊपर चला गया। ज़रा गर्म करने से ऊपर ही जाना था, गैस के मालिक्यूल ज़रा दूर हो जाने थे। ठीक है बेटे, लेकिन उसके ऊपर अभी भी प्रेशर वही है जो पहले था। इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे सारा काम हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या पता किया कि इसका जब वॉल्यूम मैंने देखा तो बेटे V1 इसका था, वो था 273 cm3, लेकिन उसी वक्त मैंने T1 देखा तो वो कितना था, वो भी था 273 केल्विन। फिर मैंने बेटे उसको टेम्परेचर दिया तो वॉल्यूम जो उसका हुआ V2 वो 546 cm3 हो गया, लेकिन जब मैंने टेम्परेचर चेक किया T2 वो भी 546 K हो चुका था। मैंने क्या किया बेटे, V1 ओवर T1 को V2 ओवर T2 के साथ मैच करा के देखा कि क्या जवाब दोनों एक आते हैं कि नहीं। अगर दोनों के जवाब एक ही आ जाएगा तो हमारा लॉ वैलिड हो जाएगा। पहले का जवाब मैंने लिखा 273 cm3 था वॉल्यूम और बेटे उस वक्त टेम्परेचर भी 273 K था। फिर मैंने क्या किया बेटे, V2 को चेक किया तो पता चला 546 cm3 था और बेटे टेम्परेचर कितना था, वो भी 546 K था। जब दोनों का जवाब मैंने निकाला तो इसका जवाब आ गया 1 cm³ पर केल्विन और इसका जवाब भी आ गया 1 cm³ पर केल्विन। दोनों बराबर आ गए। Hence
द लॉ, इसलिए बेटे जो लॉ था इज वेरीफाइड, उसकी तस्दीक हो गई, क्योंकि हमें यही साइंटिस्ट समझा रहा है, बता रहा है साइंसदान के जवाब बराबर आ जाए V1/T1 का, तो समझो लो आपका लॉ वेरीफाई हो गया। अब हमने क्या कुछ किया हुआ है, जरा गौर करो। कंसीडर अ सिलेंडर, एक सिलेंडर कंसीडर कर लो, ठीक है बेटे, फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फिटेड विद, जिसको फिट किया हुआ है फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या होता है बेटे, फ्रिक्शन के बगैर वाला पिस्टन। पहली बात होगी इनक्लोज, बंद कर लो, ट्रैप कर लो, डेफिनेट mass of gas in it, definite mass more quantity of gas in it, इसके अंदर गैस की खास मिकदार बंद कर लो, ठीक है बेटे। क्या करो, चेंज, बदल दो टेम्परेचर, टेम्परेचर बदल दो, ठीक है बेटे। चेंज टेम्परेचर ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर बदल दो, कांस्टेंट दबाव पे बदल दिया। इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व, क्या हुआ बेटे, इट इज द वॉल्यूम चेंज, कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज कर दो टेम्परेचर को, किसको बदलना है बेटे, बदल दो, चेंज कर दो टेम्परेचर को। इट इज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व होता है, ये हमने देखा, मुशाहदा किया, दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो बेटे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है बेटे। फिर क्या किया हमने, फिर हमने फार्मूले अप्लाई कर दिए, फिर हमने वैल्यूज पुट की। इट इज ऑलवेज फाउंड, ये हमेशा पता किया गया कि V1/T1 का जवाब V2/T2 के बराबर है। एक हम न्यूमेरिकल है छोटा सा ऐसे ही, उसको भी साथ ही हम कर दें ताकि हमें चीज़ों की बेटे समझ आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटे, एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जामिनर हमें डाटा दे रहा है, देखते हैं कौन कौन सा डाटा एग्जामिनर हमें दे रहा है। आपकी बुक से हम देख के तो डाटा देख लें बेटे। पहला वो हमें कह रहा है V1 जो है 250 cm3 है, V1 हमें दे रहा है और कह रहा है वो 250 cm3 है। आप इसका dm3 बनाना चाहो तो कोई लाजमी भी नहीं है, क्या ना भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा T1 127 डिग्री सेल्सियस, T1 127 डिग्री सेल्सियस है। कह रहा है जी मैंने T2 भी इसका कर दिया -27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कह रहा है मैंने -27 कर दिया। मुझे V2 बताओ, मुझे V2 फाइंड करके बताओ। कहता है प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, कौन सा लॉ है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं वो कौन सा लॉ है बेटे, है ज़हन में? चार्ल्स लॉ, सिंपल जवाब है बेटे, चार्ल्स लॉ। देखते हैं इसमें क्या करना है। पहले तो मुझे ये बताओ बेटे, आपका टेम्परेचर किस में होगा तो लॉ वैलिड रहेगा, केल्विन में, या तो केल्विन में एग्जामिनर ने दिया ही नहीं। केल्विन कैसे बनाते हैं, गिवन सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, 400 केल्विन बन गया, तो ये हमारा मसला हल हो गया। इसमें 273 ऐड कर दो, 246 केल्विन बन गया। अब हम V2 आराम से पता कर सकते हैं, लेकिन वो V2 किस में निकलेगा, cm3 में। अगर एग्जामिनर कहे dm3 बनाओ, cm3 को 1000 पे डिवाइड कर दो, क्या फर्क पड़ता है बेटे। अगर वो कहता है dm3 में बनाओ तो इस cm3 को 1000 पे डिवाइड कर देना। वो ना कहे तो हमारी मर्जी है, फिर उसने कहा नहीं है वैसे, इसलिए हम अपनी मर्जी करने लगे हैं, वो से थोड़ा सा राइट साइड पे हट जाए। अप्लाइंग द रिलेशन, सॉल्यूशन बेटे लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन, अप्लाइंग द रिलेशन, रिलेशन कौन सा बेटे, लॉ बनाना है। अप्लाइंग द रिलेशन, रिलेशन को अप्लाई कर दो, कौन से वाला रिलेशन है, V1/T1
इज इक्वल टू V2 ओवर T2। V2 पता करने जा रहे हो, V1 T2 ओवर T1। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। पुट करो बेटे, वैल्यूज पुट करो, कराओ वैल्यूज पुट। V2 मैंने इधर लिख दिया, V1 कितना है 250 cm³ और मेरे T2 कितना है 246 केल्विन और T1 कितना है 400 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल, बेटे जो जवाब भी आएगा वो cm³ में आएगा। आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन किस में आएगा? cm³ में। मैंने आपसे अभी क्वेश्चन किया था dm³ बनाना कैसे बनाएं। जितना cm³ आए उसको 1000 पे डिवाइड कर दो, आपके पास dm³ बन जाएंगे। बेटे समझ आई मेरी बात? कितना होगा? 153 cm³ आए। ये कितना आएगा बेटे? 153। अगर कैलकुलेशन आप करो 153 मैंने बड़ा सारा करके लिख दिया, 153 cm³ आपका जवाब आ गया। एग्जामिनर कहते हैं नहीं मुझे तो dm³ में बताओ, कोई मसला नहीं है। ये V2 मैंने cm³ में बना दिया। मैं कहता हूँ नहीं ये dm³, एग्जामिनर ने पाबंदी लगा दी dm³ में बना। हमने क्या करना है? 153 लेके उसे 1000 पे डिवाइड कर देना है। हमारे पास जो जवाब आएगा वो अब dm³ में है, 0.153 dm³ में आ गया। तो इसमें कौन सा मसला है? इसका मतलब cm³ को dm³ बनाना और dm³ को cm³ बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आप बताएं, dm³ को मैंने cm³ बनाना है, कैसे बनाऊं? क्यों बेटे, ये तो कैसे बनाऊंगा बताएंगे। मैं dm³ को 1000 से मल्टीप्लाई कर तो cm³ बन जाएंगे, ऐसे नहीं बेटे। इसको लेके मैं 1000 से कभी डिवाइड करके बनाया था dm³। अब मैं ये बनाना चाहता हूँ 1000 से करो मल्टीप्लाई, ये आ जाए, उसमें क्या मसला है? तो ये तरीकाकार होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, सिंपल से वे होता है। सिर्फ एक ही इसमें मसला होता है कि आपको टेम्परेचर केल्विन में लेना चाहिए, ठीक है। कोई मसला फिर भी हुआ करे, क्योंकि ये तो लाइव हम लिख रहे होते हैं, तो कोई मसला कहीं स्पेलिंग का कोई चीज़ हो तो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन वैसे आपको खुद भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमने सोचना और लिखना एकदम होता है। तो इसलिए लिखते हुए हो सकता है कि लफ्ज़ भी दो दफ़ा लिख दें, वो स्पेलिंग ठीक नाम से हो, लेकिन वो क्योंकि हमारा जहन तो जो चल रहा होता है सही चल रहा होता है, लेकिन शायद हाथ उसका साथ बाज़ दफ़ा नहीं दे रहे होते हैं। टेम्परेचर स्केल कौन सा हम यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या बात इसमें हम देखते हैं। इन टू वेरीफाई चार्ल्स लॉ, अगर आप चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करना चाहते हो, केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज यूज्ड, फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप यूज करते हो, केल्विन टेम्परेचर के वाला यूज करते हो, आपने पता होगा के वाला यूज करते हो, नहीं बेटे। व्हेन टेम्परेचर इन केल्विन इज यूज्ड, जब टेम्परेचर केल्विन में यूज किया जाता है, देन फिर क्या हमें मिलता है? देन फिर हमारे पास V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 मिलता है बेटे। ये आंसर इसका, ये तो चार्ल्स लॉ आ गया। व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज यूज, जब टेम्परेचर सेल्सियस में यूज किया जाता है, देन फिर क्या आता है? V1 ओवर T1 इज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं होता V2 ओवर T2 के। बेटे रेशियो है ना, तो सेल्सियस तो माइनस में भी होता है, फिर तो माइनस में रेशियो आ जाएगी, माइनस नेगेटिव तो रेशियो नहीं ना आती, फिर नेगेटिव रेशियो नहीं आनी होती। तो ये बात हमने खास तौर पे इसमें देखनी है। छोटा सा एक डाटा हम देखते हैं बेटे, किस तरह से इस बात को समझाया जा सके, इसके बारे में गौर करते हैं। पहली बात बेटे, वॉल्यूम्स मैं 2 ले रहा हूँ बेटे, वॉल्यूम ले रहा हूँ और उस वॉल्यूम्स को मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ किसके साथ, गौर करना बेटे।
वॉल्यूम्स को रिलेट कर रहा हूँ विद टेम्परेचर्स। देखते हैं कौन कौन से वॉल्यूम्स हैं और क्या क्या उसके टेम्परेचर वॉल्यूम्स। फिर ये दो मैं ले लेता हूँ ताकि हमें सीखना आसान हो। लंबी चौड़ी कहानी मैं नहीं बता रहा, सादा सी बात आपको बता रहा हूँ, सिंपल बात बता रहा हूँ और उस बात को देखते हैं क्या सूरत उसमें हमारे पास बनती है। बेटे 1092 cm³ हमारे पास वॉल्यूम है, 1092 cm³ वॉल्यूम है। और बेटे उस वक्त जो हमारा टेम्परेचर है, दो टेम्परेचर हमने लिखे हुए। कौन कौन से टेम्परेचर हमने लिखे हैं? एक टेम्परेचर हमने लिख दिया केल्विन वाला। कितना है बेटे केल्विन वाला और कितना है सेल्सियस वाला? एक हम लिख रहे हैं बेटे 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटे। और दूसरा इसमें 273 ऐड करें तो केल्विन बन जाता होता है आपके घर में 546 बेटे के बन गया। तो जी मैंने टेम्परेचर दो ले ली, टू टेम्परेचर मेरे पास हैं। उस टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम मेरे पास है वो ये है और मैंने निशान भी लगा लिया है। और बेटे उसको हाईलाइट भी कर दिया, ये मैं उसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ये मेरा वॉल्यूम है कितने पे बता, जो टेम्परेचर सामने मैंने लिख लिए हुए हैं बेटे, ये वाला वॉल्यूम। और दूसरा मेरे पास वॉल्यूम देखते हैं कौन सा। अब मैंने बेटे टेम्परेचर कम कर दिया, 846 मेरा वॉल्यूम हो गया। 846 बेटे cm³ वॉल्यूम हो गया है। लेकिन ये कब था वॉल्यूम? जब मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया था, डिक्रीज कर दिया था। और कितना कितना कर दिया था बेटे? सेल्सियस में मैंने टेम्परेचर 150 कर दिया था, 150 डिग्री सेल्सियस कर दिया। और बेटे 150 के अगर मैं केल्विन बनाऊँ 273 ऐड करके 423 बनता है, 423 के बनता है। ये दोनों भी मेरे पास बेटे आ गए। अब ज़रा तवज्जो आपने क्या करनी है वो देखना है, जो समझाना आपको मकसद है वो ये है। अब हमने ये देखना है कि कौन से टेम्परेचर को यूज़ करके हमारा आंसर जो है वो बेटे सेम आता है। देखते हैं बेटे क्या। अब हमारे पास अप्लाइंग लॉ, अगर हम लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग कौन सा बेटे लॉ? चार्ल्स लॉ को अप्लाई कर लो। चार्ल्स लॉ को अप्लाई करो इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में हमने इसका जवाब जो है अप्लाई करना है। देखते हैं बेटे कौन सा केस 1 है और कौन सा केस 2 है। पहला टेम्परेचर इन के केल्विन ले रहा हूँ। और जब केल्विन में टेम्परेचर ले रहा हूँ तो फार्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। वैल्यूज नोट करवाएं। V1 कितना है बेटे हमारे पास? V1 मौजूद है। और T1 में केवल कौन सा लेना है? केल्विन वाला। V1 मेरे पास आ गया 1092 cm³। और बेटे बताओ जी V2 कितना हमारे पास आ गया? बेटे ये T1 V1 आ गया। अब देखते हैं V2 और T2 की बात कैसे करेंगे। V2 कितना आ गया? 846 मेरे पास cm³ आ गया। मुझे बताएं मैंने कौन सा टेम्परेचर लेना है? केल्विन वाला। और क्या प्रूव करना है कि V1 T1 का आंसर V2 T2 के बराबर है। तो ये रेड जो डब्बे बने हुए हैं ना, इनको आपस में मैच करा लो। और बेटे ये भी मैंने वैल्यू लिख ली, 846 लिख लिया। 846 मैंने लिख लिया, 846 cm³। अब मुझे दोनों बेटे टेम्परेचर बताओ। नीचे लिख रहे हैं टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर केल्विन वाला कितना है? इसका केल्विन वाला टेम्परेचर कितना है? इसका 546 के। और इसका कितना है? इसका 423 के। अब मुझे दोनों के आंसर आपने बताने हैं। इसका आंसर आ गया 2 cm³ पर केल्विन, ऐसे बेटे। और इसका आंसर आ गया बेटे 2 cm³ पर केल्विन, ठीक है बेटे। हेंस प्रूव क्या हो गया? साबित हो गया। हेंस V1/T1 का आंसर V2,
V2/T2 का आंसर V2। लो जी, ये कौन सा टेम्परेचर आपने यूज किया था? आपने यूज किया था बेटे केल्विन वाला टेम्परेचर। तो जी पहली बात होगी बात है, आगे चलते हैं। टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर ले लें इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर ले लें, फिर चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। देख रहा हूँ बेटे, हमें पहले से पता है कि ये V1/T1 का आंसर जो होता है होना तो चाहिए इक्वल, लेकिन जब टेम्परेचर केल्विन में यूज करोगे तो उस वक्त ये इक्वल नहीं होगा। वैल्यूज बेटे पुट करते हैं। बताओ जी बेटे V1 कितना है हमारे पास? 1092 cm2 केयरफुली जरा देख लो। और बेटे दूसरा वॉल्यूम कितना है? 846 cm3। ऐसे ही है, टेम्परेचर केल्विन में नहीं लिखवाना, अब आपने सेल्सियस में लिखवाना है। 150 और 273, इसका 273 है, डिवाइड कर दिया 273 के पे और सेल्सियस पे टेम्परेचर पे, और बेटे इसको आपने डिवाइड कर दिया किस पे बेटे? 150 सेल्सियस पर। बताओ बेटे दोनों का जवाब जो है वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा? दोनों का आंसर बराबर नहीं आ रहा। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स V1/T1 का आंसर इक्वल नहीं है V2/T2 के। इसका मतलब वैलिडिटी, इट मीन्स वैलिडिटी किसके साथ मिलती है? इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स वैलिडिटी ऑफ, वैलिड होना, वैलिडिटी ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की जो वैलिडिटी है, चार्ल्स लॉ की जो वैलिडिटी है किस पे डिपेंड करती है? रिलेट्स टू, इज एसोसिएटेड विद, जुड़ी हुई है किसके साथ? एसोसिएटेड विद केल्विन टेम्परेचर। वो बेटे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ जुड़ी हुई है, केल्विन टेम्परेचर के साथ जुड़ी हुई है। तो क्या करना चाहिए अगर बेटे हम चाहते हैं कि हमारा लॉ जो है वेरीफाइड हो, फिर हमें क्या करना चाहिए? तो हमने कहा हमें बेटे टेम्परेचर केल्विन में यूज करना चाहिए टू प्रूव दैट V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब हमने बेटे क्या देखना है? अब हमने देखना है एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। बल्कि पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, छोटा सा है, फिर एग्जाम्पल नंबर है वो कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक को देख लेते हैं कि एग्जाम्पल उसके अंदर कौन सी है। फिर एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, ये देखिएगा, कह रहा है कि इसमें मेरे पास V1 250 cm3 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, V1 एग्जामिनर कह रहा है कि 250 cm3 है, 250 cm3 है। बड़ा सिंपल सा 2 मार्क्स का हो सकता है, आ सकता है। और उसे हमने टेम्परेचर T1 जो था वो 127 डिग्री सेल्सियस था, उसे ठंडा करके कूल करके सिर्फ टेम्परेचर कर दिया है -27 डिग्री सेल्सियस। कहता है V2 आपने बताना है, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर जो है वो बेटे कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आई। अगर बेटे प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो फिर तो इसका तो चार्ल्स लॉ अप्लाई होना है। अब हमने ये काम बेटे किए, T1 में 273 ऐड कर दिया, केल्विन बन जाएंगे। इसके अंदर भी 273 ऐड कर दिया, ये भी केल्विन बन जाएंगे। इसका मतलब केल्विन बनाना क्यों जरूरी है? केल्विन बनाना बेटे क्यों जरूरी है? ये आपको पता है कि हमारा लॉ ही वैलिड नहीं रहता। 400 केल्विन आ गया और -27 में 273 ऐड करो तो क्या बचता है? 246 केल्विन आ गया, 246 केल्विन आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। बताओ बेटे कौन सा एक्सप्रेशन हमारा लगना है? तो बेटे अप्लाइंग लॉ, कौन सा लॉ अप्लाई करना है बेटे? आपने अप्लाइंग चार्ल्स लॉ आप अप्लाई कर लो। चार्ल्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या एक्सप्रेशन अप्लाई होगा? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। क्या बेटे जब चार्ल्स लॉ अप्लाई कर रहे होंगे तो पहले तो चेक करो कि क्या आपके टेम्परेचर केल्विन में हैं या नहीं है। पहला काम ये करो। दूसरे नंबर पे क्या करो? फिर बेटे ये चेक करो कि एग्जामिनर ने जो आंसर आपसे पूछा हुआ है वो किस में पूछा हुआ है,
CMQ में पूछा है, DMQ में पूछा है, अगर उसे नाम नहीं दिया फिर तो हमारी मर्जी है, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा क्या पूछा होगा। वैल्यू रिपोर्ट कराओ। V1 कितना है जी हमारा, V1 है जी ये वाला, और बेटे T1 कितना है, T1 हमारे पास ये है नॉर्मल, और बेटे V2 क्वेश्चन मार्क है, और T2 कितना है ये वाला। तो वैल्यूज पुट करें, ये हो गया बेटे 250 cm³ डिवाइडेड बाई 400 केल्विन। ध्यान से, कुछ भी नहीं इसके अंदर। और बेटे V2 डिवाइडेड बाई कितना बेटे 246 K। बेटे V2 पता करना है तो जस्ट रीअरेंजमेंट चाहिए, 250 cm³ चाहिए और बेटे 246 K चाहिए। यही है ना, तो बेटे देखते जाना। और डिवाइड किस पे करोगे, डिवाइड हम करेंगे 400 केल्विन पे। टोटल चीजें कितनी थी, 4, 3 इधर आ गई, इधर आ गई। केल्विन से केल्विन खत्म हो गया, कैंसिल हो गया जिसे कहते हैं। और बेटे हमारे पास बचा क्या, CMQ में आंसर आना है। किसमें आना है, CMQ में। तो V2 कितना आ गया बेटे, V2 हमारे पास आ गया 153 CMQ। अगर कभी एग्जामिनर कहे कि नहीं मुझे तो आप DMQ में आंसर बताओ, कितने पे बेटे बताओ, आंसर बताओ DMQ में, फिर क्या फर्क पड़ेगा बेटे, DMQ में भी आंसर निकालना मुश्किल थोड़ी है, 1000 पे डिवाइड कर दो। आंसर इन DMQ, V2 इन DMQ अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए, कभी कह दे एग्जामिनर 153 को 1000 पे डिवाइड करो, दादा 1000 पे करेंगे ना, CMQ का DMQ बना रहे हो, कितने DMQ बन जाएगा बेटे, डिवाइड कर दिया तो 0.153 DMQ। बेटे चेक कर लेना, 1000 पे डिवाइड करके इतना ही आता है या नहीं आता है, ये आपने खुद करके देख लेना। ये हमारा बेटे DMQ में भी आंसर आए। तो ये 2 मार्क्स का होता है, इसको उसी लिहाज से आपने डिस्कस भी करना है, देखना भी। आगे बढ़ते हैं बेटे, अब हम देखते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, उसको अपने लफ्जों में मिक्सचर नहीं बना रहा, मैं अलग से करके आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट तो बेटे कहते हैं रियल को, और जीरो कहते हैं जीरो को। तो देखो रियल जीरो है बेटे, देखते हैं टेम्परेचर में रियल जीरो क्या होता है बेटे। इसका मतलब क्या है, इस एब्सोल्यूट का मतलब है रियल, और रियल और बेटे जीरो का मतलब तो जीरो। रियल जीरो का मतलब है लो टेम्परेचर, इसका मतलब है टेम्परेचर नहीं है। अगर टेम्परेचर नहीं है तो फिर क्या है, एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं मेरे टेम्परेचर। इसका मतलब है लो काइनेटिक एनर्जीज और पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जीज नहीं है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, काइनेटिक एनर्जी भी हो गई है जीरो। और अगर कभी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए तो समझ लीजिए एब्सोल्यूट जीरो कैसा हो जाएगा, ये मेरे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर हो जाएगा। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, क्योंकि जब मॉलिक्यूल खड़े हो गए, रुक गए, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ये जो है ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। इससे नीचे टेम्परेचर की गुंजाइश नहीं है, इससे नीचे टेम्परेचर की गुंजाइश नहीं है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट